और फिर हम अपनी जिंदगी चलाते हैं और एक दिन हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हमारा आदमी पंडित के घर, ब्राह्मण के घर जाता है और ब्राह्मण को पूछता है, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? हमारे एक आदमी ने ऐसे एक आदमी को पकड़ा, अरे बच्चा पैदा हुआ तो नाम भी रख ले। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, बच्चा पैदा करना आसान काम है भाई, नाम रखना कठिन काम है। अब इतनी बुद्धि तो हमारे पास है नहीं जितनी उसके पास है। तो उसने कहा चलो ऐसा ही है तो फिर जाओ। तो उसने पंडित को पूछा, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? कहा कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा बुधवार को पैदा हुआ, बुद्धू राम रख गए। तो हमारे आदमी को शब्दों का कोई अर्थ समझ में तो आता है नहीं, हमारे बहुजन समाज में। तो हमारे आदमी ने पंडित जी को कहा बुद्धूराम। कहा पंडित जी हाँ बुद्धूराम, अच्छा नाम लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। अब उसको पता नहीं बुद्धूराम का मतलब होता है गधे राम, मूर्ख राम। हमारे आदमी तो पता तो होता नहीं है। कहा दक्षिणा कितना देवे? कहा 1001। तो हमारा आदमी नाम रखने के 1001 रुपया देता है। जब घर बैठे बैठे पंडित जी को 1001 रुपया मिल जाए तो हल चलाने की जरूरत है? ये खतरनाक होने का दूसरा सबूत दिया आपको। तीसरा सबूत, कितने पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि इस देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाए तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, कर्नाटक में 1.5% है। तो 1.5% लोग जो है अगर ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है ये ब्राह्मणों का नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है, हमारे लोगों को अंग्रेजी का ये शब्द समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था। नॉमिनेट का मतलब, मैं देहाती आदमी हूं, देहात से आया हूं, आपको देहाती उदाहरण देकर बताता हूं। गांव में जब शादी होती है, शादी होने के बाद हमारा शादीशुदा आदमी परिचय करवाता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है ये जो औरत खड़ी है ये कौन है? ऐसी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये ऐसे ही रखा हुआ ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है। तो मैंने आपको नॉमिनेट शब्द कहा था, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे देहाती बनना पड़ा और देहाती बनकर आपको समझाया, आपको समझ में आया। सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल समझने का होता है, समझना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात का बैकवर्ड जाति का आदमी है और बैकवर्ड का आदमी को ये ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। ये वास्तविक, हाँ नॉमिनेट मतलब अंग्रेजी में नॉमिनेट और देसी भाषा में रखा हुआ प्रधानमंत्री है। रखा हुआ प्रधानमंत्री का मतलब होता है जैसे रखी हुई औरत के फैसले रखने वाला आदमी करता है, वैसे ही
नरेंद्र मोदी जो भी फैसले करता है वो उसके फैसले नहीं होते हैं, उसको रखने वाला फैसले करता है। आप लोग नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, मैं नरेंद्र मोदी पर दया करता हूं। मैं अमित शाह एक गुजरात का जैन बनिया है जिसकी संख्या 2% है ऑल इंडिया में, ज्यादा नहीं है। तो ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने, संगठित ब्राह्मणों ने इन लोगों को प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बनाया, और वो सारे फैसले वो लोग करते हैं और सारे देश भर में गालियां इन लोगों को सुननी पड़ती है। ब्राह्मण इतने होशियार और चालाक लोग हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, मगर गाली उसको कोई नहीं दे रहा है। एक वामन मेश्राम है जिसको मालूम है ये बदमाश असली कौन है। तो इसलिए साथियों, इस देश में उदाहरण के लिए मैंने आपको यह कहा कि 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। 1885 को नेशनल कांग्रेस बनाई गई। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई। मैंने बहुत मुसलमानों को पूछा 1885 को जब कांग्रेस बनी तो उसमें कौन मुसलमान था बताओ? एक भी मुसलमान नहीं था, सारे बनाने वाले ब्राह्मण थे। मैं यहां बहुत सारे संख्या में मुस्लिम लोग हैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए बात, फैक्ट बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं सबूतों के साथ। तो एक कांग्रेस ब्राह्मणों के बनाया हुआ संगठन है, तो उन्होंने हमारे लिए थोड़ी बनाया। जब 15 अगस्त 47 को आजादी मिली तो दो बातें हुई। नंबर एक, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और जवाहरलाल नेहरू नाम का काश्मीरी ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, और उसने लाल किले पर भाषण देकर कहा, जो दूसरा विदेशी हुक्मरान हो गया उसने भाषण देकर कहा हम आजाद हुए, और हम लोगों ने माना हम आजाद हो गए। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, और हमने मान लिया भारत आजाद हो गया। अब इसमें हमारी तो गलतियां हैं बहुत सारी, हमारी नासमझियां है, नादानियां है। इसलिए मैं आपसे जिंदाबाद नहीं करवा रहा हूं, दिमाग में कुछ खुराक डाल रहा हूं, समझ रहे ना? लड़ने के लिए लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलती। लोकतंत्र में लड़ने के लिए जानकारी और ज्ञान चाहिए। तो मैं अभी आपको केवल जानकारी दे रहा हूं, ज्ञान बड़ी चीज है, वो आगे देखूंगा। पहले जानकारी आपको दे रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यही जानकारी कल मैदान में लड़ने के लिए आपके काम में आएगी। क्योंकि जानकारी लोकतंत्र में हथियार है। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली लोकतंत्र में हथियार नहीं है, जानकारी हथियार है। तो पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात, 15 अगस्त को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फैसला किया कि 14 अगस्त 47 तक 33% मुसलमान प्रशासन में थे। तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने आजाद भारत में उनको 2.5% तक नीचे लाया। ये महान काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।
जिस जवाहरलाल नेहरू को आप लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, हम अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते हैं मगर नेहरू को जरूर चाचा कहते हैं। ये जानकारी भी थोड़ा आपको मैं दे रहा हूं कि आज 14 अगस्त 47 तक 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अभी 2.5% रह गए। डाटा देख लेना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं, सरकारी डाटा बता रहा हूं। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारियों को बुलाया, कहा कि हमें मुसलमानों के विरोध में कुछ करना है, आप बताइए क्या कर सकते हैं। सीनियर आईएएस अधिकारियों ने अटल बिहारी को कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों? प्रधानमंत्री है भाई, हमारी सत्ता है, क्यों नहीं कर सकते? कहे कैसे करेंगे? क्या बताइए, कुछ नहीं कर सकते, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? कहा कि प्रशासन में अब मुसलमानों को 2.5% तक नीचे लाया गया है, हम ही लोगों ने तो ऑर्डर निकाले हैं, हमको तो मालूम है, सरकार थोड़ी ऑर्डर पर साइन करती है, मिनिस्टर हम करते हैं, सरकार बोलती है हम ऑर्डर निकालते हैं। अब आपको गल्फ कंट्रीज से, मध्य पूर्व से तेल लाना है, 2.5% से नीचे करोगे तो दुनिया वालों को, जो मुस्लिम देश है जहां से तेल लाना है, उनको दिखाना पड़ता ना 2-4%। हमारा सेकुलर है भाई, हम भी, तो तेल फिर मिलता है, थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर 2-2.5 से नीचे लाओगे तो फिर तेल की समस्या पैदा होगी। कहा कि ये कैसे हुआ? कहा कि ये तो कांग्रेस ने किया, आपको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सारा का सारा काम कांग्रेस के समय में हुआ। नहीं, कांग्रेस वाले तो सेकुलर है, ये कैसे किए? कहा कि ये तो कांग्रेस वालों का आप पूछिए, हमें मत पूछिए, ये हमारा प्रशासन के अधिकारियों का मामला नहीं है, ये आप उनसे पूछिए। मैं यहां बैठे हुए बहुत सारे कांग्रेसी होंगे, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं होंगे तो कांग्रेस को ठप्पा मारने वाले भी बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को यह तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि आपका समर्थन लेकर ही 33% मुसलमानों को 2.5% तक नीचे कांग्रेस ने लाया, जिसे आप लोग सेकुलर मानते हैं। दूसरी बात, खतरनाक होने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरी बात, जो दूसरे नंबर की पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगे नाम का बॉम्बे का ब्राह्मण था, कोकनस्थ ब्राह्मण, जिसे महाराष्ट्र में कोबरा ब्राह्मण कहा जाता है। कोबरा समझते हो ना? हाँ, ये कह रहे हैं, हाँ ये बराबर है, आपके समझ में आ गया। तो ये वो कोबरा ब्राह्मण था, उसने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, बनाने वाला भी ब्राह्मण था। दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से एक नई पार्टी बनी, उसका नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसको बनाने का काम केरला के EMS नंबूदरी ब्राह्मण था। हो गया तीसरी पार्टी नेशनल लेवल की, जिसके आज जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी है। ये साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण है, नॉर्थ इंडिया का जो गोरा ब्राह्मण है उससे काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है। आप साउथ इंडिया में रहते हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा खबरदार कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, आप लोग सतर्क हो जाइए। क्योंकि आपको क्या लगता है, अरे मेरा कलर उसका कलर एक है भाई, नहीं, चलो एक नहीं, ज़हनियत निर्धारित करती है, समझ लो, शरीर नहीं, जहन, दिमाग निर्धारित करता है। तीसरी पार्टी। चौथी पार्टी, 1952 को जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ तो आरएसएस के गोडवलकर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जनसंघ।
उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। 77 में अटल बिहारी आडवाणी ने यह पार्टी जनता पार्टी में विलीन की, झगड़ा हुआ, 80 में बाहर आए और अटल बिहारी ने एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, फिर ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण। नाम के साथ बता रहा हूं। किसी को मैं 20 साल से कह रहा हूं और किसी ने कोई ऐतराज, क्योंकि जो सच बोलता है, जो सच बोला जाता है, उससे डिफेमेशन नहीं होता है, समझ रहे क्या? इसलिए हमारे खिलाफ अभी तक कोई केस या एफआईआर दाखिल नहीं हो पाया, और जिन्होंने करने की कोशिश की वो लोग हाई कोर्ट में मुंह की खा के वापस चले गए। ये कानून मैं जानता हूं, बहुत भली बाती, संविधान में जानता हूं, हमारे बाप का लिखा हुआ है, अच्छी तरह से जानते, भली भांति जानते हैं। पांचवी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ये बंगाल की ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण, उसने बनाई, और 2017 में चुनाव आयोग ने उसके पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। काशीराम जी कहा करते थे, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है, सापनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, नागनाथ जाएगा तो सापनाथ आएगा, सापनाथ के पास जहर है, नागनाथ के पास भी जहर है, जो भी इनके साथ जाएगा जहर से मर जाएगा। तो हमारी हालत ही है, हम या तो बीजेपी के साथ जाते हैं या तो कांग्रेस के साथ जाते हैं, और सापनाथ नागनाथ के पास जहर है, जैसे ही जाते साले जहर से मर जाते। हमारी हालत इसी वजह से करा, ये समझना जरूरी है। सबूतों के साथ बोल रहा हूं। तीसरा खतरनाक होने का सबूत, 2009 में भारत के संसद में 375 लोकसभा की सीटें ब्राह्मणों के पार्टी की थी, और सेंटर में या तो कांग्रेस का राज होता है या तो बीजेपी का राज होता है, और राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो या तो कांग्रेस के समर्थन से होते हैं या तो बीजेपी के समर्थन से होते हैं। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से, झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से। तो इसका मतलब है सेंटर में भी उनकी सरकार और राज्यों में भी केवल मात्र उनकी सरकार। समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा, यानी देश पर सारा कब्जा कर लिया है। संख्या केवल 3.5%। खतरनाक होने का सबूत बता रहा हूं। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2019 में 451 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। डाटा बोल रहा हूं चुनाव आयोग का, कोई भी आदमी जाकर वेरीफाई कर सकता है। कोई पत्रकार यहां होंगे तो हमारी तो खबरें कोई छापता नहीं है। वामन मेश्राम पर सारे देश भर में मीडिया वालों ने पाबंदी बना रखी है कि भाई इतना सच बोलने वाला आदमी हम अगर छाप दे तो हमारी कोई खबर नहीं छापेगी और हमें भी पत्रकारिता से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे पत्रकारों ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद सारे सवाल उसके खत्म हो गए। मैंने पूछा छापोगे? क्योंकि पत्रकारों को कोई पूछता नहीं सवाल, पत्रकार ही सवाल पूछते रहता है। मगर मैं हर पत्रकार को आखिरी सवाल पूछता, छापोगे? दो चार दिन के बाद मैं उसको टेलीफोन करता हूं, अरे आया नहीं आपका? तो बोलता है क्या करें, हमने तो लिख कर दे दिया था, सारा पेपर हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इस देश में मैं छोटी लकड़ी हथियार तो छोड़ो, लटली लेकर भी नहीं चलता हूं, केवल सच बोलता हूं। तो इस देश में सच हजम नहीं होता। कोई अखबार कोई टीवी हमारी खबर नहीं छापता न दिखाता है, क्योंकि हम सारा डाटा सबूतों के साथ बोलते हैं।
और एक खतरनाक बात, लोकतंत्र सारे दुनिया में 4 पिलर पर खड़ा है। पहला पिलर है विधायिका, मैंने आपको बताया 451 सीटों पर 2019 में कब्जा है। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी 79.2% प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण और तत्सम। कोई भी आदमी जाके वेरीफाई कर सकता है जो कह रहा। ये डाटा मुझे शरद यादव ने दिया। उसने पार्लियामेंट में सवाल पूछा मिनिस्टर को, मिनिस्टर ने लिखकर जवाब दिया। मैं शरद जी के घर में गया, शरद जी ने मुझे कागज दिया, मैंने कहा क्या है? कहा मिनिस्टर ने जवाब दिया है, ले लो, आपके काम में आएगा। मैं तो इतना नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जरा उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो मैंने कहा कि चलो एक कागज मैं ले लेता हूं, अगली बार भी देने का वादा करो तो ले जाता हूं। कहा कि देते रहेंगे। तो ये डाटा की बात कह रहा हूं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी, 80% कब्जा है। प्रशासन में आपका काम क्यों नहीं होता? यह वजह। जुडिशियरी में 97%, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों का कब्जा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी मैं नागपुर का रहने वाला हूं, तो नागपुर का अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी जो चीफ जस्टिस, और उसका दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल का लीडर था। आप लोगों को पता नहीं है, ये आरएसएस केवल दिल्ली के राज सत्ता में ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसका पोता है जो आरएसएस का पदाधिकारी था, दादा। परिस्थितियां कितनी ज्यादा तेजी से बदल रही है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि यह खबर किसी अखबार ने नहीं छापी, मगर हम कुंडली रखते हैं हर आदमी की। कुंडली समझते हो ना? ये ब्राह्मण लोग कुंडली निकालते हैं, उनको मालूम है ब्राह्मणों की कुंडली वामन मेश्राम के पास है। मेरे पास है डाटा हर राज्य में, क्योंकि हमारे पास 31 स्टेट में 542 डिस्ट्रिक्ट में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है। पिछले 43 ईयर से ये काम मैं कर रहा हूं, 19 साल की उम्र से। आरएसएस से संगठित शक्ति किए बगैर मुकाबला करना आसान नहीं है। तकरीरों से आरएसएस का मुकाबला नहीं हो सकता, ध्यान रखो। तकरीरों से आरएसएस का मुकाबला नहीं किया जा सकता। संगठित शक्ति के आधार पर ही मुकाबला किया जा सकता है। समझदारी की बात बता रहा हूं। जो मैं कहता हूं उस पर तालियां बहुत कम बजती हैं, क्योंकि आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब मैं कहता हूं तो वो सोचने लगता है बात तो सही है, तो जब आदमी सोचता है तो ताली नहीं बजा पाता। तो जितना आप कम ताली बजाएंगे उतनी मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि मैं ताली बजाने वाली बातें कहता नहीं हूं। साथियों, खतरनाक होने के सबूत दे रहा हूं आप लोगों को। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है, उस पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, ख्वाजा महाराज, राजा महाराज, यनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, है कोई हमारा? सारा कब्जा है। मैं आपको देश की वास्तविक स्थिति जो है उससे अवगत करा रहा हूं। ये तीसरा मीडिया भी उन पर कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जैसे मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। इस देश में 7,500 बोलियां बोली जाती है, जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, शासन में उसकी मान्यता है। हमारी बोली को कोई मानता नहीं है। सारे मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है।
तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है उसका उनका कब्जा है, कार्यपालिका जो कानून पर अमल करते हैं उनका कब्जा है, जुडिशियरी जो विवाद पर फैसले करते हैं बगैर किसी सबूत के राम मंदिर का फैसला दे दिया। ऐलानिया कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने यह फैसला दिया, मैं ऐसा ऐलानिया कह रहा हूं, गलत हो तो वो मुझे नोटिस इशू करके बुलाए कोर्ट में, फिर उनके मुंह पर ही कह देता हूं। मैंने वकील को पूछा कि ऐसा कहने से क्या होगा, कहा कंटेम्प्ट होगा, कहा कंटेम्प्ट होने से क्या होगा, कहा सजा होगी। अच्छा कितनी होगी, कहा 6 महीने होगी। तो मैंने कहा चलो मैं 6 महीने अंदर जाके फिर वापस आता हूं। जो सच है बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को खतरा लेना होगा। मैंने वकील को पूछा, सजा देने के पहले जज पूछेगा ना एक बार आप क्या कहना चाहे, हाँ पूछेगा जरूर। तो मैंने कहा उस समय जज के मुंह पर कहूंगा कि तुम जज हो, खुदा नहीं हो। तुम जज हो, खुदा नहीं हो, ध्यान रखो। और जज संविधान के ऊपर नहीं होते हैं, संविधान के नीचे होते हैं। संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसले करने होंगे। संविधान को छोड़कर फैसले अगर करोगे तो आप लोगों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम लोग जो कहेंगे उसको कहना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं साथियों, इसलिए ये सारे सबूत आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। जब चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया तो देश में लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है। बहुत भयंकर बात आपको बता रहा, देश में लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है। सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा। अरे ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र है।